हेलो दोस्तों, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का हमारा अगला क्वेश्चन है। सरकार के खिलाफ दावों का एक विवरण जिसमें दावे की प्रकृति और राशि का विवरण या तो शकल या मदों में होता है और इसमें एक साधारण रसीद के रूप में विवरण शामिल होता है, वह कहलाता है चेक, बिल, ड्राफ्ट या शपथ पत्र। तो जो सरकार के खिलाफ दावों का एक विवरण होता है जिसमें दावे की प्रकृति एवं राशि का विवरण या तो शकल में या मदों में होता है और इसमें जिसमें एक साधारण रसीद के रूप में विवरण शामिल होता है, वह बिल कहलाता है। इसमें बिल को परिभाषित किया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है। स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट कार्यालय के मामले में अधिकृत नहीं करने पर बिल का तब तक कोई भुगतान नहीं किया जा सकता जब तक वह हस्ताक्षरित ना हो। लेखाकार द्वारा, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा, नियंत्रण अधिकारी द्वारा या कोषाधिकारी द्वारा। तो स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट कार्यालय के मामले में अधिकृत नहीं करने पर बिल का तब तक कोई भुगतान नहीं किया जा सकता है जब तक वह आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित न हो। आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर द्वारा अगर उसको हस्ताक्षरित नहीं किया जाता है तो वह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट कार्यालय के मामले में बिल का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है। प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता वाले बिल कोषागार में प्रस्तुत नहीं किए जाने चाहिए जब तक प्रति हस्ताक्षर ना हो जाए, जब तक कोषागार द्वारा मांग न की जाए, जब तक राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित न करवा लिए जाए या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता वाले बिल होते हैं वे कोषागार में तब तक प्रस्तुत नहीं किए जाने चाहिए जब तक वे प्रति हस्ताक्षर न हो जाएं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है। कोई भी प्राधिकारी जो चेक पर हस्ताक्षर करने, बिल लिखने या प्रति हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत है, अपना नमूना हस्ताक्षर किसे भेजेगा? बैंक को, कोषागार को, महालेखाकार को या डीडीओ को। ठीक है, तो कोई भी प्राधिकारी जो चेक पर हस्ताक्षर करने, बिल लिखने या प्रति हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत है, वह अपना नमूना हस्ताक्षर कोषागार को भेजेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है। ई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के बिलों सहित सभी ई भुगतानों के मामले में राजकोष किसके डिजिटल हस्ताक्षर या ई हस्ताक्षर के पंजीकरण डाटा को बनाए रखेगा? टीओ ट्रेजरी ऑफिसर, एओ अकाउंट्स ऑफिसर, एजी अकाउंटेंट जनरल या डीडीओ ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। तो जो ई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के बिल हैं और इनके सहित और सभी ई भुगतान हैं, इनके मामले में जो राजकोष है वह डीडीओ होता है, जो ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, आहरण एवं संवितरण अधिकारी, उसके डिजिटल हस्ताक्षर या ई हस्ताक्षर के पंजीकरण डाटा को बनाए रखेगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है। सरकार द्वारा किसी राशि के भुगतान के दावे के रूप में कोषागार में प्रस्तुत बिल में विवरण होगा। अगर सरकार द्वारा किसी राशि का जो भुगतान है उसके दावे के रूप में कोषागार में बिल प्रस्तुत करती है तो उसमें विवरण होगा दावों की प्रकृति का, दावा की गई राशि का, दावे की अवधि का या उपरोक्त सभी का। तो सरकार द्वारा अगर किसी राशि के भुगतान का दावा है उसके रूप में अगर कोषागार में कोई बिल प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें दावे की प्रकृति का, दावा की गई राशि का, दावे की अवधि का, उपरोक्त सभी का विवरण होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है। सरकार द्वारा किसी राशि के भुगतान के दावे के रूप में कोषागार में प्रस्तुत बिल में विवरण होगा प्रभार को मंजूरी देने वाले आदेश का, बिल में की गई किसी भी कटौती के अधिकार का, पूर्ण लेखा वर्गीकरण का या उपरोक्त सभी का। तो सरकार द्वारा किसी भी राशि के भुगतान का जो दावा है उसके रूप में कोषागार में जो प्रस्तुत बिल होता है उसमें प्रभार को मंजूरी देने वाले आदेश का, बिल में की गई किसी भी कटौती के अधिकार का और पूर्ण लेखा वर्गीकरण उपरोक्त सभी का विवरण होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है। आपूर्तिकर्ताओं के बिल वास्तविक होंगे, डुप्लीकेट होंगे, काल्पनिक होंगे या बिल नहीं दिए जाएंगे? तो जो आपूर्तिकर्ताओं के बिल हैं वे डुप्लीकेट होंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है। चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं टीए दावों के मामले में बिल शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे, अनिवार्यता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे, प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे या विनिमय बिल के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे? तो जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं टीए दावे हैं उनके मामले में जो बिल हैं वे अनिवार्यता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है। मूल बिल सिस्टम निर्मित बिल केवल ब्लैंक द्वारा ही स्वीकार किया जाएगा, महालेखाकार,
डीडीओ या ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर, आहरण एवं संवितरण अधिकारी, नियंत्रण अधिकारी या कोषागार। तो जो मूल बिल हैं या सिस्टम निर्मित बिल हैं वे केवल कोषागार द्वारा ही स्वीकृत किया या स्वीकार किया जाएगा। जो मूल बिल है या सिस्टम निर्मित बिल है वह केवल कोषागार द्वारा ही स्वीकार किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के बिलों को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा, डिजिटल हस्ताक्षर के साथ, ई साइन के साथ, सर्वर प्रमाणन के साथ या उपरोक्त सभी। तो जो ई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के बिल हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में कोषागार में डिजिटल हस्ताक्षर के साथ, ई साइन के साथ और सर्वर प्रमाणन के साथ उपरोक्त सभी के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के बिलों को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा, नियंत्रण अधिकारी के प्रमाणीकरण के साथ, डीडीओ के प्रमाणीकरण के साथ, लेखाकार के प्रमाणीकरण के साथ या राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाने के बाद। ठीक है, तो जो ई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के बिल हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में कोषागार में जो डीडीओ होता है, ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर, उसके प्रमाणीकरण के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सभी बिल किसके द्वारा भरे जाएंगे एवं हस्ताक्षरित करवा किए जाएंगे, नियंत्रण अधिकारी द्वारा, कोषाधिकारी द्वारा, आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा या अधिकृत बैंक द्वारा। तो जो सभी बिल हैं वह आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा भरे जाएंगे एवं हस्ताक्षर किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, बिल भरने में निम्नलिखित में से किस बात को ध्यान में रखा जाएगा, प्रत्येक बिल की राशि है वह शब्दों के साथ साथ अंकों में भी लिखी जाएगी, रुपए की संख्या लिखने के बाद मात्र शब्द डाला जाएगा जैसे 50 रुपए मात्र, इंटरपोलेशन के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी जाएगी या उपरोक्त सभी। तो जो बिल भरने के लिए इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक बिल की राशि शब्दों के साथ साथ अंकों में लिखी जाएगी, रुपए की संख्या लिखने के बाद मात्र शब्द डाला जाएगा, इंटरपोलेशन के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी जाएगी, तो उपरोक्त सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिल में सभी सुधारों और परिवर्तनों को किसके द्वारा दिनांकित हस्ताक्षर के साथ सत्यापित किया जाएगा, नियंत्रण अधिकारी द्वारा, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा, महालेखाकार द्वारा या राजकोष द्वारा। तो जो बिल में सभी सुधार हैं और परिवर्तन हैं उनको जो दिनांक के साथ हस्ताक्षर करके सत्यापित किया जाएगा वह आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा किया जाएगा, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, बिल के संबंध में सही तथ्य है, बिल को ओवरराइट करना गलत माना गया है, गलत प्रविष्टि को लाल स्याही से साफ सुथरा रद्द कर सही प्रविष्टि डाली जाएगी, प्रत्येक सुधार के लिए बिल को प्रमाणित किया जाएगा या उपरोक्त सभी। तो जो बिल के संबंध में जो बातें बताई गई हैं ये सभी सही हैं कि बिल है उसको ओवरराइट करना गलत माना गया है, गलत प्रविष्टि को लाल स्याही से साफ सुथरा रद्द कर सही प्रविष्टि डाली जाएगी। ठीक है, प्रत्येक सुधार के लिए बिल को प्रमाणित किया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जब भुगतान प्राप्तकर्ता चेक का भुगतान प्राप्त करने के लिए संदेशवाहक भेजता है तो उसे आवश्यकता होगी शपथ पत्र प्रस्तुत करने की, अधिकार पत्र प्रस्तुत करने की, जमा पत्र प्रस्तुत करने की या ऋण पत्र प्रस्तुत करने की। तो जब भुगतान प्राप्त करता है वह चेक का भुगतान प्राप्त करने के लिए संदेशवाहक भेजता है तो उसे अधिकार पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वास्तविक भुगतान की तारीखों को किसके द्वारा अपने आद्याक्षर के तहत नोट किया जाएगा, नियंत्रण अधिकारी, आहरण एवं संवितरण अधिकारी, कोषाधिकारी या लेखाकार। तो जो वास्तविक भुगतान की तारीखें हैं उनको आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा अपने आद्याक्षर के तहत नोट किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, डाकघर के पक्ष में चेक निकाला जा सकता है कैश हैंडलिंग से बचने के लिए, अधिभुगतान से बचने हेतु, प्रक्रिया के त्वरित समापन हेतु या डाकघर को मध्यस्थ की भूमिका में स्थापित करने हेतु। तो डाकघर के पक्ष में अगर कोई चेक निकाला जाता है तो वह कैश हैंडलिंग से बचने के लिए निकाला जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मनी ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट द्वारा किए गए भुगतानों का एक रजिस्टर किस प्रारूप में रखा जाएगा, GA 103, GA 104, GA 105 या GA 106। तो मनी ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट द्वारा किए गए भुगतानों का एक रजिस्टर है वह GA 103 के प्रारूप में रखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है,
गैर बैंकिंग कोषागार में चेक का भुगतान नहीं किया जाएगा जहां चेक का पृष्ठांकन अनाधिकृत है, अपूर्ण है, अनियमित है या उपरोक्त सभी। तो जो गैर बैंकिंग कोषागार है उसमें चेक का भुगतान नहीं किया जाएगा जहां पर चेक का पृष्ठांकन अनाधिकृत है, चेक अपूर्ण है, चेक अनियमित है। अगर इनमें से कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो गैर बैंकिंग कोषागार में चेक का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, पहचान पत्र पर भुगतान के मामले में पहचान पत्र सुरक्षित रखे जाएंगे नियंत्रण अधिकारी के पास, कोषागार अधिकारियों के पास, लेखाकार के पास या डीडीओ के पास। तो जो पहचान पत्र पर जो भुगतान होता है उसके मामले में जो पहचान पत्र है वह कोषागार अधिकारियों के पास सुरक्षित रखे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भुगतान के लिए पहचान पत्र कोषागार अधिकारियों द्वारा किसे जारी किए जाएंगे? महालेखाकार को, कोषाधिकारी को, विभाग या कार्यालय प्रमुख को या नियंत्रण अधिकारी को। तो जो भुगतान के लिए पहचान पत्र हैं वह कोषागार अधिकारियों द्वारा विभाग या कार्यालय प्रमुख को जारी किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मामले में पूर्णांकन करते समय 50 पैसे से कम की अनदेखी नहीं की जाएगी? पहचान पत्र पर भुगतान के मामले में, राज्य बीमा प्रीमियम पर सेवा कर के मामले में, बिलों की हानियों के मामले में या उपरोक्त सभी। तो जो राज्य बीमा प्रीमियम पर सेवा कर का मामला होता है उसमें पूर्णांकन करते समय 50 पैसे से कम की अनदेखी नहीं की जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसे मामले जहां सरकारी कर्मचारी ने एक से अधिक बीमा पॉलिसी ली है वहां पूर्णांकन बीमा प्रीमियम के कुल योग का किया जाएगा, बीमा प्रीमियम के व्यक्तिगत प्रीमियम का किया जाएगा, वहां पूर्णांकन नहीं किया जाएगा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसे मामले जहां सरकारी कर्मचारी ने एक से अधिक बीमा पॉलिसी ली है तो वहां पर पूर्णांकन बीमा प्रीमियम के कुल योग का किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यात्रा भत्ता चिकित्सा दावों के मामले में पूर्णांकन प्रत्येक मद के संबंध में किया जाएगा, केवल अंतिम चरण में किया जाएगा, नहीं किया जाएगा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यात्रा भत्ता हुआ, चिकित्सा दावे हुए, ऐसे मामले में जो पूर्णांकन है वह केवल अंतिम चरण में किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य बीमा प्रीमियम पर सेवा कर के मामले में राशि की गणना वास्तविक आधार पर की जाएगी, पूर्णांकन द्वारा की जाएगी, काल्पनिक आधार पर की जाएगी या नहीं की जाएगी। तो जो राज्य बीमा प्रीमियम है उस पर सेवा कर का जो मामला है उसमें राशि की गणना वास्तविक आधार पर की जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी कानून द्वारा या उसके तहत बकाया राशि को अगले उच्चतर रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा, पूर्णांकित नहीं किया जाएगा, 50 पैसे से अधिक होने पर पूर्णांकन किया जाएगा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी कानून के द्वारा या उसके तहत बकाया राशि को अगले उच्चतर रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भुगतान के लिए कोषागार में भेजने से पहले सभी बिलों को किस प्रपत्र में रखे जाने वाले बिल रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा? GA59, GA60, GA61 या GA62। तो भुगतान के लिए कोषागार में भेजने से पहले जो सभी बिल हैं उनको जो प्रपत्र है GA59 उसमें रखे जाने वाले बिल रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा, GA59 में। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकारी लेन देन के पूर्णांकन से संबंधित नियम है। सरकारी लेन देन के पूर्णांकन से संबंधित नियम है नियम 80, नियम 81, नियम 82 या नियम 83। तो जो सरकारी लेन देन है उसके पूर्णांकन से संबंधित नियम है वह है नियम 82 या रूल 82, सरकारी लेन देन का पूर्णांकन। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, नियम 81 संबंधित है हस्ताक्षर का नमूना, पहचान पत्र पर भुगतान, उपराजकोष में भुगतान या समय बाधित दावे। तो जो नियम 81 है या रूल 81 है वह संबंधित है पहचान पत्र का नमूना या पहचान पत्र पर भुगतान। नियम 81 है वह पहचान पत्र पर भुगतान से संबंधित है। ठीक है, पेमेंट ऑन आइडेंटिटी कार्ड रूल 81। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, संदेश वाहक के माध्यम से भुगतान के बारे में किस नियम में बताया गया है? नियम 79 या नियम 79, नियम 80, नियम 81 या नियम 82। रूल 79, रूल 80, रूल 81 या रूल 82। तो संदेश वाहक के माध्यम से भुगतान है उसके बारे में नियम 80 या रूल 80 में बताया गया है।
ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, नियम 83 संबंधित है या रूल 83 है वह संबंधित है राजकीय लेन देन को शून्यांत करना, दावों का प्रस्तुतिकरण, टिकटें एवं रसीदें या बिल रजिस्टर। तो जो रूल 83 है वह बिल रजिस्टर से संबंधित है, नियम 83 है वह बिल रजिस्टर से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्यालय प्रमुख द्वारा बिल ट्रांजिट रजिस्टर किस प्रारूप में बनाया जाएगा, GA24, GA25, GA26 या GA27। तो जो कार्यालय प्रमुख है उसके द्वारा जो बिल ट्रांजिट रजिस्टर बनाया जाएगा वह GA24 के प्रारूप में बनाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सभी बिलों को कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा नामांकन पंजिका द्वारा, चेक द्वारा, बिल ट्रांजिट रजिस्टर द्वारा या उपरोक्त सभी द्वारा। तो जो सभी बिल हैं उनको कोषागार में बिल ट्रांजिट रजिस्टर द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, बिल ट्रांजिट रजिस्टर की राजपत्रित अधिकारी द्वारा कितने दिन पर समीक्षा की जाएगी, द्विसाप्ताहिक, साप्ताहिक, मासिक या दैनिक। तो जो बिल ट्रांजिट रजिस्टर है उसकी राजपत्रित अधिकारी द्वारा द्विसाप्ताहिक पर समीक्षा की जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रमाणीकरण के साथ प्रस्तुत किस मामले में बिल ट्रांजिट रजिस्टर की आवश्यकता नहीं होगी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत बेरोजगारी भत्ते के मामले में, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत ई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के मामले में, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत कृषि एवं सिंचाई संसाधन योजनाओं के मामले में या उपयुक्त सभी। तो जो प्रमाणीकरण के साथ प्रस्तुत करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत ई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के मामले हैं उनमें बिल ट्रांजिट रजिस्टर की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, दावों की प्रस्तुति के मामले में सभी सत्यापन, जांच और नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा सुनिश्चित की जाएगी, तकनीकी प्रभारी, DDO, कोषागार या उपयुक्त सभी। तो जो दावों की प्रस्तुति है उसके मामले में जो सभी सत्यापन है, जांच है और नियंत्रण प्रणाली है वह तकनीकी प्रभारी, DDO और कोषागार अधिकारी उपयुक्त सभी के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, दावों की प्रस्तुति के मामले में प्रभावी नियंत्रण को सक्षम बनाने के लिए किस अधिकारी को ट्रैकिंग और अपवाद रिपोर्ट प्रदान की जाएगी, नियंत्रण अधिकारी, DDO और कोषागार अधिकारी, आहरण एवं संवितरण अधिकारी या लेखाकार। तो जो दावों की प्रस्तुति के मामले हैं उनमें प्रभावी नियंत्रण को सक्षम बनाने के लिए DDO और कोषागार अधिकारी को ट्रैकिंग और अपवाद रिपोर्ट प्रदान की जाएगी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, राजकोष द्वारा राजकोष द्वारा पारित सभी चेकों को भुगतान के लिए बैंक को भेजे जाने से पहले नकदीकरण नियंत्रण हेतु बनाए गए रजिस्टर में नंबर और तारीख के साथ किस प्रारूप में दर्ज किए जाएंगे, GA24, GA25, GA26 या GA27। तो राजकोष द्वारा पारित सभी चेक हैं उनके भुगतान के लिए बैंक को भेजे जाने से पहले नकदीकरण नियंत्रण हेतु बनाए गए रजिस्टर में GA25 में नंबर और तारीख के साथ दर्ज किए जाएंगे, GA25 में। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि राजस्थान स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त नहीं है तो कितनी राशि से अधिक की सभी राशियों के लिए स्टाम्प लगाया जाना चाहिए। तो यदि राजस्थान स्टाम्प अधिनियम के प्रावधान के अनुसार स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त नहीं है तो 5,000 रुपए से अधिक की सभी राशियों के लिए स्टाम्प लगाया जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि भुगतान कितने रुपए से अधिक हो तब राजस्व की हानि और आपत्ति से बचने के लिए अधिकारियों के बिल तभी पास कराना चाहिए जब बिल पर ठीक से मोहर लगी हो। तो राजस्व की हानि से और आपत्ति से बचने के लिए अधिकारियों के बिल तभी पास कराना चाहिए जब बिल पर ठीक से मोहर लगी हो। तो अगर राशि 5,000 रुपए से अधिक हो, यदि राशि 5,000 रुपए से अधिक हो तब राजस्व की हानि और आपत्ति से बचने के लिए अधिकारियों के बिल तभी पास कराना चाहिए जब बिल पर ठीक से मोहर लगी हो। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अकाल राहत कार्य पर एक कार्यकर्ता द्वारा कितने रुपए से अधिक राशि के संबंध में दी गई कार्मिकों के वेतन भुगतान के संबंध में रसीदों पर मोहर लगी होनी चाहिए, 1,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए या 25,000 रुपए। तो एक अकाल राहत के कार्य पर
एक कार्यकर्ता द्वारा 5,000 रुपए से अधिक राशि के संबंध में दी गई कार्मिकों के वेतन भुगतान के संबंध में रसीदों पर मुहर लगी होनी चाहिए 5,000 रुपए। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कितने रुपए तक की सीमा तक रसीद पर मुहर लगाने की आवश्यकता नहीं है? 500 रुपए, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए या 5,000 रुपए? तो 5,000 रुपए तक की सीमा तक की रसीद पर मुहर लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कैश मेमो में नामित व्यक्ति से धन की प्राप्ति की पावती के संबंध में कितना रुपए से अधिक की राशि होने पर स्टाम्प लगवाना आवश्यक होगा? 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए या 15,000 रुपए? तो कैश मेमो में जो नामित व्यक्ति हैं उससे धन की प्राप्ति की पावती के संबंध में अगर 5,000 रुपए से अधिक की राशि है तो स्टाम्प लगवाना आवश्यक होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः किसके निर्देश के बिना कोई भी बिल या चेक उपकोषागार में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा? कोषाधिकारी, लेखाकार, नियंत्रण अधिकारी या क्लर्क? तो सामान्यतः जो कोषाधिकारी है उसके निर्देश के बिना कोई भी बिल या चेक उपकोषागार में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कोई बिल भुगतान से पहले खो जाता है तो आहरण एवं संवितरण अधिकारी से प्राप्त करेगा। यदि आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कोई बिल भुगतान से पहले खो जाता है तो आहरण एवं संवितरण अधिकारी कोषागार अधिकारी से प्राप्त करेगा भुगतान प्रमाण पत्र, गैर भुगतान प्रमाण पत्र, शपथ पत्र या जमा पत्र। तो यदि आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कोई भी बिल भुगतान से पहले खो जाता है तो जो आहरण एवं संवितरण अधिकारी है वह कोषागार अधिकारी से गैर भुगतान प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, डुप्लीकेट बिल पर किस रंग की स्याही से डुप्लीकेट शब्द स्पष्ट रूप में लिखा होगा? काला रंग, नीला रंग, हरा रंग या लाल रंग? तो जो डुप्लीकेट बिल है उस पर लाल रंग की स्याही से डुप्लीकेट शब्द स्पष्ट रूप से लिखा होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, आहरण एवं संवितरण अधिकारी से मांग प्राप्त होने पर भुगतान न होने का प्रमाण पत्र कौन जारी करेगा? लेखाकार, नियंत्रण अधिकारी, कोषागार अधिकारी या महालेखाकार? तो आहरण एवं संवितरण अधिकारी से मांग प्राप्त होने पर भुगतान न होने का जो प्रमाण पत्र है वह कोषागार अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जमा से पहले बिल कैश मेमो में जाने की स्थिति में आहरण एवं संवितरण अधिकारी किस से गैर भुगतान प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे? बैंक से, कोषागार से, राजपत्रित अधिकारी से या नियंत्रण अधिकारी से? तो इसमें क्या है, इसमें ये पूछा है कि जमा से पहले बिल या कैश मेमो खो जाने की स्थिति में आहरण एवं संवितरण अधिकारी किस से गैर भुगतान प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा बैंक से। जमा से पहले बिल या कैश मेमो खो जाने की स्थिति में आहरण एवं संवितरण अधिकारी बैंक से गैर भुगतान प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसे मामले में जहां किसी प्रमाणक द्वारा या भुगतानकर्ता की रसीद जैसे नुकसान का बिल, रसीद आदि द्वारा भुगतान का पता करना संभव न हो वहां एक प्रमाण पत्र नियंत्रण अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किया जाएगा एवं रिकॉर्ड में रखा जाएगा। एक प्रमाण पत्र आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किया जाएगा एवं रिकॉर्ड में रखा जाएगा। एक प्रमाण पत्र विभागाध्यक्ष द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किया जाएगा एवं रिकॉर्ड में रखा जाएगा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसे मामले में जहां किसी प्रमाणक द्वारा या भुगतानकर्ता की रसीद जैसे नुकसान का बिल, रसीद आदि द्वारा भुगतान का पता करना संभव न हो वहां एक प्रमाण पत्र आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किया जाएगा एवं रिकॉर्ड में रखा जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, डुप्लीकेट और बिल की प्रतियां आदि से संबंधित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है। नियम 86, नियम 87, नियम 88 या नियम 89? तो डुप्लीकेट और बिल की प्रतियां आदि से संबंधित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है वह नियम 87 है, रूल 87। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 86 संबंधित है, रूल 86, बिल पंजिका, दावों का प्रस्तुतिकरण, टिकटें एवं रसीदें या उपकोषागार में भुगतान। तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का जो रूल 86 है वह उपकोषागार में भुगतान से संबंधित है।
ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है कि समयबद्ध दावे हैं उनको देय होने से 2 वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाए? कार्यालय प्रमुख, नियंत्रण अधिकारी, विभागाध्यक्ष या महालेखाकार? तो यह सुनिश्चित करने के लिए जो कार्यालय प्रमुख है वह जिम्मेदार है कि जो समयवादी दावे हैं उनको देय होने के 2 वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, काल बाधित दावों से संबंधित नियम कितने रुपए से कम के दावों के लिए लागू नहीं होता है जो देय होने के 3 वर्षों के भीतर इस शर्त के अधीन किए जाते हैं? ठीक है, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए या 10,000 रुपए। तो जो काल बाधित दावे हैं उनसे संबंधित नियम 2,000 रुपए से कम के दावों के लिए लागू नहीं होता है, 2,000 रुपए से कम के दावों के लिए लागू नहीं होता है जो देय होने के 3 वर्षों के भीतर इस शर्त के अधीन किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कितने रुपए से कितने रुपए तक की छोटी राशि के दावे जो सरकार के खिलाफ हैं एवं 3 वर्ष से अधिक समय पुराने हैं तथा जिन्हें प्रस्तुत करने में देरी के पर्याप्त कारणों को स्पष्ट नहीं किया गया है खारिज किए जाएंगे? 100 रुपए, 500 रुपए, 1,000 रुपए या 2,000 रुपए? तो जो 100 रुपए तक की छोटी राशि के दावे हैं, 100 रुपए तक की छोटी राशि के दावे हैं जो सरकार के खिलाफ हैं एवं 3 वर्ष से अधिक समय पुराने हैं तथा जिन्हें प्रस्तुत करने में देरी के जो पर्याप्त कारण हैं उनको स्पष्ट नहीं किया गया है वे खारिज किए जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 रुपए। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कोई दाव निम्न में से किस दावे या कोई दावों के देय होने के 2 वर्ष के भीतर कोषागार में प्राथमिकता दी जाएगी अन्यथा इन्हें काल बाधित माना जाएगा? कोई नहीं, किस हो जाएगा इसमें। निम्न में से किस दावों के देय होने के 2 वर्ष के भीतर कोषागार में प्राथमिकता दी जाएगी अन्यथा इन्हें काल बाधित माना जाएगा? वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते, चिकित्सा शुल्क या उपरोक्त सभी? तो जो वेतन भत्ते वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते, चिकित्सा शुल्क, उपरोक्त सभी से संबंधित जो दावे होंगे तो उनको देय होने के 2 वर्ष के भीतर कोषागार में प्राथमिकता दी जाएगी अन्यथा इन्हें काल बाधित माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दावे को देय होने के 2 वर्ष तक प्राथमिकता नहीं दी जाती है तो भी काल बाधित माना जाएगा? आकस्मिक व्यय, सहायता अनुदान, सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज या छात्रवृत्ति? तो जो सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज के जो दावे हैं उनको देय होने के 2 वर्ष तक प्राथमिकता नहीं दी जाती है तो भी काल बाधित नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दावे को देय होने के 2 वर्ष तक प्राथमिकता नहीं दी जाती है तो भी काल बाधित नहीं माना जाएगा? कार्य से संबंधित भुगतान, वन विभाग से संबंधित भुगतान पेंशन, आकस्मिक व्यय या उपरोक्त सभी? तो जो वन विभाग से संबंधित भुगतान एवं पेंशन के दावे हैं उनको देय होने के 2 वर्ष तक भी अगर प्राथमिकता नहीं दी जाती है तो भी काल बाधित नहीं माना जाएगा वन विभाग से संबंधित भुगतान एवं पेंशन के मामले। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, काल बाधित दावों में निर्धारित समय की गणना इस तिथि से की जाएगी जिस दिन दावा किया गया है, जिस दिन प्रभार देय होगा, अंतरण प्रारंभ होने के दिन से या उपरोक्त सभी? तो जो काल बाधित दावे हैं उनमें जो निर्धारित समय की गणना है वह उस दिन से की जाएगी जिस दिन प्रभार देय होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके विशेष आदेश के बिना कोई भी व्यक्ति चेक के माध्यम से सरकारी बैंक से आहरण करने के लिए अधिकृत नहीं है? नियंत्रण अधिकारी, वितरण अधिकारी, सरकार या महालेखाकार या कोषाधिकारी? तो जो सरकार या महालेखाकार है उसके विशेष आदेश के बिना कोई भी व्यक्ति चेक के माध्यम से सरकारी बैंक से आहरण करने के लिए अधिकृत नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी को चेक बुक की आपूर्ति किसके द्वारा की जाएगी? बैंक द्वारा, जिला कोषागार द्वारा, राजपत्रित अधिकारी द्वारा या विभागाध्यक्ष द्वारा? तो संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी है उसको चेक बुक की आपूर्ति जिला कोषागार द्वारा की जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक बैंक और उपकोषागार के लिए एक अलग चेक बुक का उपयोग किया जाएगा, समान चेक बुक का उपयोग किया जाएगा, चेक बुक का उपयोग नहीं किया जाएगा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो प्रत्येक बैंक है और उपकोषागार है उसके लिए एक अलग चेक बुक का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है,
कोषागार अधिकारी चेक बुक की आपूर्ति करेगा। कोषागार पर आहरण करने के लिए प्राधिकृत सरकारी सेवक द्वारा विधिवत मुद्रित मांग पत्र प्राप्त होने पर अ एवं ब दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो कोषागार अधिकारी है वह चेक बुक की आपूर्ति करेगा कोषागार पर आहरण करने के लिए एवं प्राधिकृत सरकारी सेवक द्वारा विधिवत मुद्रित मांग पत्र प्राप्त होने पर अ एवं ब दोनों। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, समय समय पर जारी प्रत्येक चेक बुक की संख्या और उसमें निहित चेक की संख्या की सूचना राजकोष अधिकारी द्वारा दी जाएगी। आहरण एवं संवितरण अधिकारी को, संबंधित उपकोषागार को, अ एवं ब दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो समय समय पर जारी प्रत्येक चेक बुक की संख्या और उसमें निहित चेकों की संख्या की सूचना है वह राजकोष अधिकारी द्वारा आहरण एवं संवितरण अधिकारी व संबंधित उपराजकोष को या उपकोषागार को दी जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा अ एवं ब दोनों। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, चेक बुक प्राप्त होने पर उसकी सावधानीपूर्वक जांच और इसमें निहित प्रपत्रों की संख्या की गणना किसके द्वारा की जाएगी? आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा, नियंत्रण अधिकारी द्वारा, लेखाकार द्वारा या क्लर्क द्वारा। तो जो चेक बुक प्राप्त होती है उसके प्राप्त होने पर उसकी सावधानीपूर्वक जांच एवं उसमें निहित जो प्रपत्र हैं उनकी संख्या की गणना है वह आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा की जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फ्लाईलीफ की गिनती का प्रमाण पत्र किसके द्वारा दर्ज किया जाएगा? लेखाकार द्वारा, नियंत्रण अधिकारी द्वारा, उपकोष अधिकारी द्वारा या आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा। तो जो फ्लाईलीफ की गिनती का प्रमाण पत्र है वह आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चेक बुक को किसकी अभिरक्षा में ताला और चाबी के नीचे रखा जाएगा? चेक बुक को किसकी अभिरक्षा में ताला और चाबी के नीचे रखा जाएगा? नियंत्रण अधिकारी, आहरण एवं संवितरण अधिकारी, कोषाधिकारी या विभागाध्यक्ष। तो जो चेक बुक है उसको आहरण एवं संवितरण अधिकारी की अभिरक्षा में ताला और चाबी के नीचे रखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, चेक में सभी सुधार और परिवर्तन किसके द्वारा पूर्ण हस्ताक्षर से अनुप्रमाणित किए जाएंगे? विभागाध्यक्ष, नियंत्रण अधिकारी, आहरण एवं संवितरण अधिकारी या महालेखाकार। तो चेक में जो सभी सुधार और परिवर्तन हैं वह आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा पूर्ण हस्ताक्षर से अनुप्रमाणित किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का कौन सा नियम यह कहता है कि चेक लिखते समय 1100 के लिए 1100 जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? नियम 98, नियम 99, नियम 100 या नियम 101। तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का जो नियम 101 101 है वह कहता है कि चेक लिखते समय 1100 के लिए 1100 जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकारी देय राशियों के निपटान में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों और विभागों के पक्ष में आहरित चेक किन शब्दों को जोड़कर क्रॉस किया जाएगा? केवल नगद प्राप्तकर्ता, पराक्रम्य नहीं, खाता प्राप्तकर्ता नहीं, केवल पराक्रम्य योग, केवल खाता प्राप्तकर्ता, पराक्रम्य नहीं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सरकारी देय राशियों के निपटान में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों और विभागों के पक्ष में जो आहरित चेक होंगे वह केवल खाता प्राप्तकर्ता, पराक्रम्य नहीं जैसे शब्दों को जोड़कर क्रॉस किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कॉरपोरेट निकायों, ठेकेदारों और फर्म के पक्ष में आहरित चेकों को क्रॉस किया जाएगा और उन्हें बनाया जाएगा हस्तांतरण योग्य, खाता प्राप्तकर्ता, काउंटर पर भुगतान योग्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो कॉरपोरेट निकाय हैं, ठेकेदार हैं, फर्म हैं, उनके पक्ष में जो आहरित चेक हैं उनको क्रॉस किया जाएगा और उन्हें खाता प्राप्तकर्ता बनाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, चेक बुक की अभिरक्षा से संबंधित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है? नियम 100, नियम 101, नियम 102 या नियम 103। तो चेक बुक की अभिरक्षा से संबंधित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है वह है नियम 100, रूल 100। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य नियम के रूप में कितने रुपए से कम राशि के लिए चेक जारी नहीं किया जाएगा? 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए या 2000 रुपए। तो एक सामान्य नियम के रूप में जो 100 रुपए से कम की राशि है उसके लिए चेक जारी नहीं किया जाएगा, 100 रुपए। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सभी चेक प्राधिकृत करने की तारीख के बाद कितने दिन में देय होंगे? 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में या 12 महीने में? तो जो सभी चेक हैं वह प्राधिकृत करने की तारीख के बाद 3 महीने में देय होंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है,
सभी चेक प्राधिकृत करने की तारीख के बाद 3 महीने में देय होंगे, लेकिन कितनी तारीख के बाद नहीं। 31 दिसंबर यानी उस वर्ष के अंत के बाद नहीं, 31 मार्च यानी उस वित्तीय वर्ष के अंत के बाद नहीं, 31 जून या अर्धवार्षिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सभी चेक प्राधिकृत करने की तारीख के बाद 3 महीने में देय होंगे, लेकिन 31 मार्च यानी उसी वित्तीय वर्ष के अंत के बाद देय नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक चेक को कितने दिन के अंतर पुनर्वैध किया जा सकता है? 6 महीने के भीतर या 31 मार्च यानी उसी वित्तीय वर्ष के अंत तक, 31 मार्च यानी उसी वित्तीय वर्ष के अंत तक, 12 महीने के भीतर या 31 मार्च यानी उसी वित्तीय वर्ष के अंत तक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक चेक है उसको 12 महीने के भीतर या 31 मार्च यानी उसी वित्तीय वर्ष के अंत तक पुनर्वैध किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जब किसी चेक को रद्द करना हो तो रद्दीकरण को दर्ज किया जाएगा पंजीकरण रजिस्टर में, काउंटरफॉइल पर, चेक के मुख्य पृष्ठ पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब किसी चेक को रद्द करना हो तो रद्दीकरण को काउंटरफॉइल पर दर्ज किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जब किसी चेक को रद्द करना हो तो रद्दीकरण को काउंटरफॉइल पर दर्ज करने के बाद नष्ट कर दिया जाएगा, संभाल कर रख दिया जाएगा, कोषाधिकारी को जमा करवा दिया जाएगा, या उपभोक्ता को दे दिया जाएगा। तो जब किसी चेक को रद्द करना हो तो रद्दीकरण को काउंटरफॉइल पर दर्ज करने के बाद नष्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि चेक द्वारा धन की निकासी अब आवश्यक नहीं है तो चेक बुक के सभी फॉर्म जो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अप्रयुक्त रहते हैं, प्रत्येक के मुख पर क्या शब्द लिखकर रद्द कर दिया जाएगा? निरस्त, अधिकृत, रद्द या अप्रयुक्त। तो यदि चेक द्वारा धन की निकासी अब आवश्यक नहीं है तो चेक बुक के सभी फॉर्म जो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अप्रयुक्त रहते हैं, प्रत्येक के मुख्य पृष्ठ पर रद्द शब्द लिखकर रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अप्रयुक्त चेकों को नष्ट किया जाएगा फाड़कर, गलाकर, भस्मीकरण द्वारा, या उपयुक्त सभी। तो जो अप्रयुक्त चेक हैं उनको भस्मीकरण द्वारा नष्ट किया जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, चेक रोल या चेक के गुम हो जाने की सूचना तुरंत दी जाएगी कोषाधिकारी को, राजपत्रित अधिकारी को, संबंधित बैंक शाखा को, या संबंधित कोषागार को। तो जो संबंधित चेक है या चेक रोल है उसके गुम हो जाने की सूचना है वह संबंधित बैंक शाखा को दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, खोए हुए चेक के बदले में नए चेक के लिए अनुरोध करने वाला पक्ष निष्पादित करेगा एक शपथ पत्र, एक क्षतिपूर्ति बॉन्ड, एक जमा पत्र, या एक नाम पत्र। तो जो खोया हुआ चेक है उसके बदले में नए चेक के लिए अनुरोध करने वाला पक्ष है वह एक क्षतिपूर्ति बॉन्ड निष्पादित करेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा किसी भी देय राशि के भुगतान में चेक जारी किया जाता है एवं चेक प्राप्त करता है उसके अधिकृत संदेशवाहक को सौंप दिया जाता है तो भुगतान किया माना जाएगा सरकार द्वारा चेक जारी करने के समय इस प्रकार चेक सौंपे जाने की तिथि पर जब राशि खाते में प्राप्त हो जाती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सरकार द्वारा किसी भी देय राशि के भुगतान में चेक जारी किया जाता है एवं चेक प्राप्त करता है उसके अधिकृत संदेशवाहक को सौंप दिया जाता है तो भुगतान है वह इस प्रकार चेक सौंपे जाने की तिथि पर किया हुआ माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा किसी भी देय राशि के भुगतान में चेक जारी किया जाता है एवं इसे डाक द्वारा भुगतान के अनुरोध के अनुसरण में पोस्ट किया जाता है तो भुगतान किया माना जाएगा उस तारीख को जिस पर उसे पोस्ट में डाला गया है जिसमें रखा है, उस तारीख को जिस दिन सरकार द्वारा देय राशि के भुगतान में चेक जारी किया जाता है, जिस दिन धनराशि बैंक खाते में प्राप्त होती है, या उपरोक्त सभी। जब सरकार द्वारा किसी देय राशि के भुगतान में चेक जारी किया जाता है एवं इसे डाक द्वारा भुगतान के अनुरोध के अनुसरण में पोस्ट किया जाता है तो भुगतान उस तारीख को जिस पर उसे पोस्ट में डाला गया है उस तारीख को माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के बिल महालेखाकार कार्यालय में खातों को जमा करने तक उपलब्ध होंगे। ई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के बिल महालेखाकार कार्यालय में खातों को जमा करने तक उपलब्ध होंगे सहभागी बैंक में, प्राधिकृत बैंक में, कोषागार द्वारा उपयोग किए जाने वाले सिस्टम में, या उपरोक्त सभी में। तो जो ई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के बिल हैं वह महालेखाकार कार्यालय में खातों को जमा करने तक कोषागार द्वारा उपयोग किए जाने वाले सिस्टम में उपलब्ध होंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है,
किसी विशेष तिथि से पहले देय नहीं के रूप में चिन्हित चेक खातों से उस तिथि तक चार्ज नहीं किए जाएंगे जब तक भुगतानकर्ता की आज्ञा प्राप्त न हो, जब तक उन पर अनादरित होने की शंका उत्पन्न न हो, या जब तक धनराशि की आवश्यकता न हो, या जब तक वे देय नहीं हो जाते हैं। तो किसी विशेष तिथि से पहले देय नहीं के रूप में चिन्हित चेक खातों से उस तिथि तक चार्ज नहीं किए जाएंगे जब तक वे देय नहीं हो जाते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भुगतान के लिए कोषागार बैंक में सभी चेक आदि कितनी बार विशिष्ट पार्टी के पक्ष में प्रस्थांकित किए जा सकते हैं जिन्हें भुगतान किया जाना है? केवल एक बार, केवल 2 बार, केवल 3 बार, या कितनी भी बार? तो जो भुगतान के लिए कोषागार बैंक में जो सभी चेक हैं वे केवल एक बार किसी विशिष्ट पार्टी के पक्ष में प्रस्थांकित किए जा सकते हैं जिन्हें भुगतान किया जाना है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भुगतान के लिए कोषागार बैंक में सभी चेक आदि एक बार किसी विशिष्ट पार्टी के पक्ष में जिन्हें भुगतान किया जाना है किसके द्वारा प्रस्थांकित किए जा सकते हैं? एचओडी द्वारा, एओ द्वारा, टीओ द्वारा, या डीडीओ द्वारा? तो जो भुगतान के लिए कोषागार या बैंक में जो सभी चेक हैं वह एक बार विशिष्ट पार्टी के पक्ष में जिन्हें भुगतान किया जाना है डीडीओ द्वारा प्रस्थांकित किए जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, चेकों के प्रस्थांकन के संबंध में डीडीओ द्वारा एक संदेशवाहक या संग्रह के लिए संबंधित पार्टी के पक्ष में दूसरा प्रस्थांकन किया जा सकता है जब डीडीओ के पक्ष में चेक जारी नहीं किया जाता है, जब डीडीओ के पक्ष में चेक जारी किया जाता है, जब टीओ के पक्ष में चेक जारी किया जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो चेकों का प्रस्थांकन है उसके संबंध में डीडीओ द्वारा एक संदेशवाहक या संग्रह के लिए संबंधित पार्टी के पक्ष में दूसरा प्रस्थांकन किया जा सकता है जब डीडीओ के पक्ष में चेक जारी किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जब बैंकर के पक्ष में चेक का प्रस्थांकन किया जाता है तो बैंकर द्वारा एक संदेशवाहक के पक्ष में दूसरा प्रस्थांकन किया जा सकता है केवल संग्रह के लिए, सहायतार्थ, भार कम करने हेतु, या उपरोक्त सभी। तो जब बैंकर के पक्ष में एक चेक का प्रस्थांकन किया जाता है तो बैंकर द्वारा संदेशवाहक के पक्ष में दूसरा प्रस्थांकन किया जा सकता है केवल संग्रह करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, चेकों के प्रस्थांकन से संबंधित सामान्य वित्तीय एवं लेखन नियम है नियम 110, नियम 111, नियम 112, या नियम 113? तो चेकों के प्रस्थांकन से संबंधित सामान्य वित्तीय एवं लेखन नियम है वह है नियम 113, रूल 113। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 112 संबंधित है चेकों का निरस्तीकरण, उत्तर दिनांकित चेक, चेक बिल इत्यादि का अनुमोदन या जमा पत्र। तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 112 या रूल 112 वह संबंधित है उत्तर दिनांकित चेक से, पोस्ट डेटेड चेक से। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निजी पार्टियों को सभी भुगतान जो राजस्थान के बाहर सहायता, अनुदान, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, अध्ययन ऋण, खरीद, प्रदान की गई सेवा आदि की प्रवृत्ति की है तो भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किए जाएंगे, चेक के माध्यम से किए जाएंगे, बॉन्ड पत्र के माध्यम से किए जाएंगे, या हुंडी के माध्यम से किए जाएंगे। तो जो निजी पार्टियां हैं उनको जो सभी भुगतान हैं जो राजस्थान के बाहर सहायता, अनुदान, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, अध्ययन ऋण, खरीद, प्रदान की गई सेवा आदि की प्रकृति की है तो भुगतान है वह बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निजी पार्टियों को सभी भुगतान जो राजस्थान के बाहर सहायता, अनुदान, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, अध्ययन ऋण, खरीद, प्रदान की गई सेवा आदि की प्रकृति की है तो भुगतान विभागाध्यक्ष द्वारा किए जाएंगे, नियंत्रण अधिकारी द्वारा किए जाएंगे, कोषाधिकारी द्वारा किए जाएंगे, या आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा किए जाएंगे। तो निजी पार्टियों से संबंधित सभी भुगतान जो राजस्थान के बाहर सहायता, अनुदान, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, अध्ययन ऋण, खरीद, प्रदान की गई सेवा आदि की प्रकृति की है तो जो भुगतान है वह आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निजी पार्टियों को सभी भुगतान जो राजस्थान के बाहर सहायता, अनुदान, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, अध्ययन ऋण, खरीद, प्रदान की गई सेवा आदि की प्रकृति है तो भुगतान के लिए बैंक ड्राफ्ट को क्रॉस किया जाएगा और केवल काउंटर खाते में ही देय होगा, क्रॉस नहीं किया जाएगा, जो केवल अदाता खाते में ही देय होगा क्रॉस किया जाएगा, और केवल अदाता खाते में ही देय होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो निजी पार्टियों को सभी भुगतान जो राजस्थान के बाहर सहायता, अनुदान, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, अध्ययन ऋण, खरीद, प्रदान की गई सेवा आदि की प्रकृति है तो जो भुगतान के लिए बैंक ड्राफ्ट है उसको
क्रॉस किया जाएगा एवं केवल अदाता खाते में ही देय होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निजी पार्टियों को राजस्थान के बाहर भेजे जाने वाले बैंक ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बैंक शुल्क यदि कोई हो तो स्वयं निजी पार्टियों द्वारा वहन किए जाएंगे, सरकार के द्वारा वहन किए जाएंगे, सरकार एवं निजी पार्टियों द्वारा आंशिक रूप से वहन किए जाएंगे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निजी पार्टियों को राजस्थान के बाहर भेजे जाने वाले बैंक ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए बैंक शुल्क यदि कोई हो तो वह स्वयं निजी पार्टियों द्वारा वहन किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्व की वापसी के मामलों में बैंक शुल्क सरकार एवं निजी पार्टियों द्वारा आंशिक रूप से वहन किए जाएंगे, सरकार के द्वारा वहन किए जाएंगे, स्वयं निजी पार्टियों द्वारा वहन किए जाएंगे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राजस्व की वापसी के जो मामले हैं उनमें जो बैंक शुल्क है वह सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बिल या चेक एक वाउचर बन जाता है जब इसे विधिवत प्राप्त किया जाता है एवं इस पर मोहर लगाई जाती है, रद्द की, पेड एंड कैंसिल की, अनादरित की, या प्राप्त हुआ की। तो एक बिल या एक चेक है वह एक वाउचर बन जाता है जब इसे विधिवत प्राप्त किया जाता है एवं इस पर जो पेड एंड कैंसिल की मोहर लगाई जाती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किस बिल में कोई भुगतान शामिल नहीं होता है, बट्टा बिल में, शून्य राशि के समायोजन बिल में, दर्शनीय बिल में, या उपरोक्त सभी में। तो जो शून्य राशि का समायोजन बिल होता है उसमें कोई भी भुगतान शामिल नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू।